हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोवेव ओवन कार्य करने में क्या शामिल होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो माइक्रोवेव ओवन के कार्य करने में पदार्थ द्वारा तरंगों का अवशोषण शामिल होता है। सूक्ष्म या माइक्रो तरंग के स्रोत विशेष प्रकार के इलेक्ट्रॉन नलिकाओं जैसे मैग्नेट्रॉन तथा क्लाइस्ट्रॉन है। सूक्ष्म या माइक्रो तरंग का उपयोग जो है कृत्रिम भू उपग्रह के द्वारा संचार प्रणाली में, रडार संचार में, टेलीविज़न संचार में एवं माइक्रो ओवन में किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में ये तरंगे जो है उन्हीं खाद्य पदार्थों को गर्म करता है जिसमें जल होता है। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा जो है OH क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है? 32 का होगा ए। तो देखिए 1,2 एथेन डाइऑल में OH क्रियात्मक समूह जो है पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कीटोन का क्रियाशील मूलक जो होता है ये डबल इस तरह होता है। ईथर का क्रियाशील मूलक होता है, देखिए R-OR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है हमारी भोजन संबंधी आदतों में होने वाला इनमें से कौन सा परिवर्तन हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? तो 33 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए हमारी भोजन संबंधी आदतों में होने वाला मांस एवं पशुजनित उत्पादों का त्याग करना परिवर्तन हमारे पर्यावरण को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। औद्योगिक मांस विश्व स्तर पर वनों की कटाई का जो सबसे बड़ा कारण है। जंगलों को साफ करके, आवासों को नष्ट करके और पशु भोजन उगाने के लिए जहरीले कीटनाशकों का उपयोग करके औद्योगिक मांस हजारों प्रजातियों के विलुप्त होने में योगदान दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें से कौन सी विधि खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती हैं या कम करती हैं? तो इसका होगा ए ऑप्शन। तो देखिए बगीचे के लिए जो है बाड़ के रूप में वृक्षों या बड़ी झाड़ियों का उपयोग करना खुले क्षेत्रों में मिट्टी के पवन अपरदन को रोकती हैं या कम करती हैं। पवन अपरदन जो है हवा द्वारा मिट्टी के परिवहन या और निक्षेपण की प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है। मृदा अपरदन के कारण देखिए मृदा अपरदन के कारण जो है निर्विनीकरण, अत्यधिक पशुचारण, जलीय अपरदन, वायु अपरदन, हिमानी अपरदन, झूम कृषि और भूस्खलन अपरदन आदि। मृदा के अध्ययन को विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है और मृदा में उर्वरता के ह्रास को ही मृदा अवकर्षण कहते हैं। नेक्स्ट है कि यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 35 का होगा बी। तो देखिए यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो उसके प्रभाव के कारण त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे। ओजोन परत समताप मंडल में पाए जाते हैं। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को बचाता है। यदि ओजोन परत क्षरण हो जाए तो पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ जाएंगे तथा त्वचा कैंसर जैसे हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेंगे। ओजोन ऑक्सीजन का अपर रूप है। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। नेक्स्ट है कि यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार क्या है? सी ऑप्शन, अनंत और उत्तल। तो यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु अनंत और उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण होने वाला है। अब देखिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब फोकस पर आभासी, सीधा और आकार में बहुत छोटा। ठीक है। और आवर्धन जो होगा ये <+1। फिर है कि जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी हो तो
प्रतिबिंब जो है पी और एफ के बीच सीधा, आभासी, आकार में छोटा तथा आवर्धन लेस देन, ठीक है, +1 होता है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब और आभासी, सीधा तथा आकार में छोटा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में छोटा होता है। कहता क्या X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो यहाँ पे होगा सी ऑप्शन। तो नहीं, X गुणसूत्र वाले शुक्राणु और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं के बीच जो कोई दृश्य भिन्नता नहीं होती है, क्योंकि उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता। X और Y गुणसूत्र मनुष्यों में लिंग निर्धारण में शामिल होता है। X गुणसूत्र एक जो है 6 क्रोमोसोम्स गुणसूत्र है जो मादा में जोड़ा जाता है और नर में जो है एकल होता है। उसके बाद देखिए कि एक्स वाई गुणसूत्र केवल पुरुष में पाया जाता है। एक्स गुणसूत्र वाई गुणसूत्र की अपेक्षा बड़ा होता है। एक्स गुणसूत्र वाई गुणसूत्र की अपेक्षा बड़ा होता है। एक्स गुणसूत्र में वाई गुणसूत्र की अपेक्षा अधिक जीन होते हैं। एक्स गुणसूत्र पूरे मानव जो है जीनोम के 5% का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है कि तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा जो है कितने में एक बार बदलेगा? तो ए ऑप्शन, कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण। तो देखिए, तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण में एक बार जो है बदलेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे जो है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे यानी दुर्गा प्रणाली को किसके द्वारा विकसित किया गया है? ए ऑप्शन। तो देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे यानी दुर्गा प्रणाली को DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है। यह प्रणाली लक्ष्य को नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के लिए लेजर, माइक्रोवेव या कण किरणों का उपयोग करती हैं, जो पारंपरिक हथियारों की तुलना में लाभ प्रदान करती हैं। दुर्गा 2 स्वदेशी लेजर हथियार है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने हाल ही में भारत में उम्र बढ़ने के अनुसंधान समर्थन करने के लिए जो है लॉन्गेविटी इंडिया पहल शुरू की। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र विश्व का पहला एशियाई राज्य जो है गिद्ध संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो 40 का होगा सी ऑप्शन, गोरखपुर। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वन प्रभाग के जो कैंपियरगंज रेंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। यह अभूतपूर्व सुविधा वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह एशियाई किंग वल्चर जिसे लाल सिर वाले गिद्ध के रूप में जाना जाता है के लिए दुनिया का पहला समर्पित संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। कदा 7 सितंबर 2024 को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सी ऑप्शन, तुहिन कांता पांडे। तो देखिए, भारत सरकार ने 7 सितंबर 2024 को तुहिन कांता पांडे को नया वित्त सचिव नियुक्त किया है। यह निर्णय जो है टीवी सोमनाथन की जो है कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्ति के बाद लिया गया, जिससे वित्त भूमिका के लिए एक रिक्ति हुई। फिर है कि किस मैथिली साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सी ऑप्शन, रिंकी झा। तो मैथिली साहित्यकार रिंकी झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मैथिली की कवियत्री रिंकी झा को उनके कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। कवि एक कथाकार डॉक्टर नारायण जी को बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। हिंदी साहित्यकार संजीव को उनके पुस्तक मुझे पहचानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया।
पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वज ले जाने के लिए किसे चुना गया है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए, स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक प्रीति पाल को पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वज ले जाने के लिए चुना है। तो पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक प्रीति पाल। फिर है, पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 29 पदक जीता है। 2024 यूएस ओपन में महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीती हैं? तो देखिए, ये है आपको बी ऑप्शन। तो बेलारूस की आर्यना शबालेंका ने महिला एकल खिताब जीतकर अपना पहला अमेरिकी ओपन चैंपियनशिप जीता है। नेक्स्ट है कि प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरेगी? तो सी ऑप्शन। तो देखिए, प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा उज्बेकिस्तान देश से होकर नहीं गुजरेगी। प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा भारत से ईरान, अजरबैजान होते हुए रूस तक 7200 किलोमीटर लंबा मार्ग है। चाबहार बंदरगाह ईरान में है, बाकू बंदरगाह अजरबैजान में है और मस्क बंदरगाह रूस में। इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मिशेल बार्नियर को 5 सितंबर 2024 को फ्रांस का नए जो है राष्ट्र प्रधानमंत्री नियुक्त करके एक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिया है। तो फ्रांस के जो है प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नेता ने जो सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था? तो 47 का होगा बी ऑप्शन, महात्मा गांधी। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने सरकार द्वारा की गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति वर्धा में 14 जुलाई 1942 को रखा गया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तथा गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। तथा इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सरकार द्वारा दी गई ज्यादतियों को शेर जैसी हिंसा कहा था। जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन पत्रिका में लिखा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीय के लिए जो व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान, जहां गांधी जी ऐतिहासिक सम्मेलन में महात्मा गांधी ने लगभग 70 मिनट तक भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, डू और डाई, जिसका अर्थ था भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग से प्रयत्न करें। 1867 में बॉम्बे यानी मुंबई में आत्मारंग पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। 48 का ए। तो देखिए, 1867 में बॉम्बे में आत्मारंग पांडुरंग द्वारा स्थापित प्रार्थना समाज धार्मिक और सामाजिक सुधार का आंदोलन था। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग और एम.जी. रानाडे ने की है। प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन थे। प्रार्थना समाज के सिद्धांत और विचार भी ब्रह्मा समाज के अनुरूप थे। अतः इससे जाति प्रथा की समाप्ति, विधवाओं के पुनर्विवाह, नारी शिक्षा को बढ़ावा, बाल विवाह के अंत आदि के पक्ष में महत्वपूर्ण आवाज़ उठाई। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। फिर है ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने महाराष्ट्र में निम्न जो है जातियों के कल्याण के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की।
गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए खाली स्थान में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 49 का होगा सी, 1932। तो गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। सितंबर 1932 में गांधी जी ने जो है हरिजन कल्याण हेतु अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। दलित वर्गों के आंदोलन के सर्वप्रमुख नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। गांधी जी ने वर्ष 1894 में नटराज इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और तथा 30 मई 1910 को अपने जर्मन सहयोगी शिल्पकार कालेन बाख की मदद से लियो टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की और यही रहने लगे। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की जो सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी जी ने ये जो है यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को जो आमरण अनशन शुरू किए। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजगोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से 24 सितंबर 1932 में गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के मध्य जो पुनः समझौता हुआ। फिर है कि पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं? 50 का होगा सी, स्वतंत्रता दिवस। पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की विचारधारा को महत्व देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली ने 15 जून 2007 को गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दासता का एक नया घोषणा पत्र अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत किया था? ई ऑप्शन। तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दासता का एक नया घोषणा पत्र अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी के रूप में वर्गीकृत किया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, यह अनेक जो बैंकों वाली इंजन रहित गाड़ी है तथा जिन्ना में इसे पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत उड़ीसा तथा सिंध का सृजन हुआ। फिर है कि 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु जो विधान परिषद की स्थापना की गई। 1853 के चार्टर के अधीन 1854 में 6 संसदीय विधायिका परिषद की स्थापना किया गया। इसी प्रकार जो है भारत में 1854 में संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुआ। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे तब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को पंडित मोतीलाल नेहरू ने बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने खाली स्थान में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। सी ऑप्शन। 1876। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ के संस्थापक तथा आनंद मोहन बोस इसके सचिव थे।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी संपादन किया। लिटिल नेस सिविल सर्विसेज एक्ट 1878 के द्वारा जो भारतीयों को इस सेवा में जो है प्रवेश करने से रोकने का प्रयास किया। इंडियन एसोसिएशन ने सिविल सर्विसेज में उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने का अखिल भारतीय स्तर पर विरुद्ध भारत में सर्वप्रथम किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता। कहता है कि किस विधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का जो है आयोजन हुआ था। तो ए ऑप्शन 1919 से 1922। 1919 से 1922 अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ। फिर है कि दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में 1920 में हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। अंतिम रूप से नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में अनुमोदन किया गया। अखिल भारतीय खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया है। फिर अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफत अधिवेशन 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया। नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। फिर 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। कहता कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? 54 का बी जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से फरार हुए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार लोकनायक जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से 9 नवंबर 1942 को रामानंद सिंह, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाब चंद्र गुप्त और शालीग्राम जो है हिंद के साथ भागने में सफल रहे। मार्च 1943 में आज़ाद दास्ता के अखिल भारतीय केंद्र और बिहार प्रांतीय कार्यालय का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में किया गया। मई 1943 में जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, कार्तिक प्रसाद सिंह, ब्रजकिशोर सिंह, श्याम सुंदर और वैद्यनाथ झा को अचानक नेपाल सरकार द्वारा गिरफ्तार करके हनुमान नगर जेल में रखा गया। फिर है कि सरदार नित्यानंद सिंह और सूरज नारायण के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक जत्था हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश नारायण और कुछ जो अन्य बंदियों को छुड़ा लिया था। कहता कि ओडिशा के कोरापुट, रायगड़ा, कालाहांडी, बलांगीर जिले किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? 55 का सी बॉक्साइट। तो ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़, कालाहांडी, फिर है कि बलांगीर जिले बॉक्साइट खनिज के बॉक्साइट खनन के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। इसमें पाए जाने वाले लोहांश के आधार पर यह सफ़ेद, गुलाबी या लाल रंग का हो सकता है। यह टर्शियरी काल की संरचनाओं में पाया जाता है। यह मुख्यतः प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों व पर्वत श्रेणियों के साथ साथ तटीय भागों में पाया जाता है। इसका उपयोग रासायनिक उद्योग जो अपवर्तक, सीमेंट, इस्पात और पेट्रोल उद्योग में किया जाता है। राजस्थान के अलवर, झुंझुनू, खेतरी, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, फिर है कि डंगरपुर जिले तांबा खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक एक हल्का खनिज है और यह आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों के परतों के रूप में पाया जाता है। चूना पत्थर के उत्पादन में क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। कहता कि रेड सेंडर्स नामक जो स्थानिक वृक्ष प्रजाति जो है किस भारतीय भौतिक विभाजन तक सीमित है? 56 का होगा बी यानी पूर्वी घाट। तो रेड जो है सेंडर्स, लाल चंदन नामक जो है स्थानिक वृक्ष की प्रजाति पूर्वी घाट तक सीमित है। रेड सेंडर्स प्रजाति पट रोकार्पस
सेंट लीनस परिवार की एक भारतीय स्थानिक वृक्ष प्रजाति है जिसकी पूर्वी घाट में एक जो है सीमित भौगोलिक सीमा है। यह प्रजाति आंध्र प्रदेश के विशिष्ट वन क्षेत्र के लिए स्थानिक है। रेड सैंडर्स आमतौर पर लाल मिट्टी और गर्म एवं शुष्क जलवायु के साथ चट्टानी तथा परती भूमि पर उगते हैं। रेड सैंडर्स को पूरे एशिया में विशेष रूप से चीन और जापान में सौंदर्य प्रसाधन एवं औषधीय उत्पादों के साथ साथ फर्नीचर, लकड़ी के शिल्प तथा जो संगीत वाद्ययंत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है कि पैंथालसा शब्द इनमें से किससे संबंधित है? पैंथालसा 57 का जो होगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी महासागर। तो देखिए पैंथालसा शब्द जो है महासागर से संबंधित है। अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी जो स्थल खंड भारत आपस में जुड़े हुए थे। इस बृहद जो है महाद्वीप को उन्होंने जो है पेंजियारा नाम दिया। इसके चारों ओर एक बृहद महासागर का विस्तार था जिसे पैंथालसा कहा गया। तो पैंथालसा शब्द जो है महासागर से संबंधित है, ठीक है। और देखिए अंतिम ट्रियासिक युग में जो है पेंजियारा का विभाजन प्रारंभ हुआ एवं इसका एक भाग उत्तर की ओर तथा दूसरा भाग दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ। उत्तरी भाग जो है लॉरेंसिया तथा दक्षिणी भाग जो है गोंडवाना लैंड कहलाया। फिर है कि अंगारा लैंड टूटने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया महादेश का जो है निर्माण हुआ। दोनों अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण अटलांटिक महासागर निर्मित हुआ। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? ओडिशा। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ ओडिशा राज्य में स्थित है। पूर्वी घाट प्राचीन मोरदार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। इसका सर्वोच्च शिखर विशाखापत्तनम चोटी यानी झींडागारा चोटी 1680 मीटर एवं महेंद्रगिरी 1501 दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ओडिशा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामल्ला, पालकोंडा, वेलिकोंडा पहाड़ी, नागरी पहाड़ी तथा तमिलनाडु में पंचमलाई, शेवराई, जवादी तथा सिरुमलाई पहाड़ी पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है जो ज्वालामुखी शिलाओं से निर्मित है। छोटा नागपुर का पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड में स्थित है। इसके अलावे दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और ओडिशा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आते हैं। हजारीबाग पठारी की चोटी जो है पारसनाथ हिल छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द खालिस्तान दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। तो देखिए डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द निम्न दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी का विस्तार भूमध्य रेखा के पास दोनों गोलार्धों में मुख्यतः 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य, परंतु यह स्थिति अस्थायी नहीं होती। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में हवाओं की गति कम होने के कारण वातावरणीय शांत रहता है। इसी कारण इसे डोलड्रम अथवा शांति का क्षेत्र भी कहा जाता है। उष्ण उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है तथा अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री उत्तर अक्षांश से जो आर्कटिक वृत्त 66 से 1/2 जो है नॉर्थ तक, दक्षिणी गोलार्ध में 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से अंटार्कटिका वृत्त जो 66 से 1/2 साउथ तक है। पवन के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है और कोरिओलिस बल जो है विषुवत रेखा पर 0 होता है।
निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है आप काल वैसाखी का अनुभव करेंगे? तो सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य में आप काल वैसाखी का अनुभव करेंगे। पश्चिम बंगाल में होने वाली ग्रीष्मकालीन वर्षा को काल वैसाखी कहते हैं। केरल में इस वर्षा को आम्र वर्षा यानी मैंग्रोव शावर कहा जाता है। असम में इस वर्षा को बोडोई चिला कहा जाता है। पूर्वोत्तर में इस वर्षा को नार्वेस्टर कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट, अक्षांश के समांतर कौन सी रेखा उनके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी मकर रेखा को प्रदर्शित करती है। यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। अंटार्कटिका का अधिकांश भाग जो है सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका तथा मध्य रेखा से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः यह अत्यधिक शीतल जलवायु वाला प्रदेश है। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध और अंटार्कटिका वृत्त भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जिले हैं? तो 62 का होगा बी। तो देखिए, बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। बिहार को 4 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। पहला उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान, दूसरा उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान, तीसरा है दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 3A, और चौथा है दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान जोन 3B। उत्तर पश्चिम मैदान यह हिमालय के तराई से प्रारंभ होकर गंगा के समतल मैदान तक पहुंचता है। यह राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मुख्यतः बलुई, दोमट, खादर और जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जोन 1 में 13 जिले आते हैं: सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। बिहार के उत्तरी पूर्वी कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 2 के अंतर्गत 8 जिले शामिल है: सुपौल, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। बिहार के दक्षिण कृषि जलवायु क्षेत्र जोन 3A और जोन 3B में बांटा गया है। जोन 3A में शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर एवं भागलपुर जिले आते हैं। जोन 3B में भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, गया, नालंदा और पटना जिले आते हैं। तो कहता बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम बी ऑप्शन। कहता कि यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.07 है तो उसके हारने की प्रायिकता, तो देखिए हारने की प्रायिकता होगा आपको 1 - 0.07, यानी ये होगा 0.93 यानी 93/100। ऑप्शन नंबर सी। 600 किलोमीटर की एक हवाई उड़ान में एक वायुयान खराब मौसम के कारण धीमी गति से जो है उड़ान की औसत चाल 200 किलोमीटर प्रति घंटा घट गई तथा उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया। उड़ान का मूल समय, तो मान लीजिए कि उड़ान का समय यदि टी है तो 600/T माइनस 600/T प्लस 1/2 बराबर कितना होगा? 200। ठीक है, चाल घट गया 200। अब यहाँ से यदि टी का मान 1 रखते हैं, 1 होगा 3/2 यानी 2/3, 3 दूनी 6, यह हो जाएगा 400। तो 600 में 400 गया 200, यानी ऑप्शन नंबर ए। 65 में देखिए यहाँ पे
देखिए क्या हो जाएगा, तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को आप 3 को लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² और प्लस 2ab। ठीक, यानी हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह ये हो जाएगा आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा √2 प्लस 1 और ये हो जाएगा -√2 और माइनस माइनस प्लस 1, यानी ये और ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है कि ए इतना जो है मीटर पर घंटा की दर से एक टंकी को भरता है, पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। एक साथ खोले जाने पर वे उसी टंकी को 2 घंटे में भरते हैं। टंकी का आयतन, तो यहाँ पे देखिए बी और ए प्लस बी, और समय जो है इसको 4 घंटा लगता है, जब दोनों भरता है तो 2 लगता है। क्षमता क्या होगा, तो क्षमता जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 2:4, 2:4। ठीक, अब यहाँ पे ए की क्षमता 4 - 2 यानी 2, तो यहाँ पे ए की क्षमता निकल गया। तो ए द्वारा टंकी को भरने में लगा समय, ए द्वारा टंकी को भरने में लगा समय। अब कहता है कि पाइप बी, ए द्वारा टंकी को भरने में, कहता पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। पाइप बी को, तो पाइप बी को तो 4 घंटे लगते हैं, पाइप बी को 4 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में लगा समय 4, ठीक है, गुने 4 गुने 2 बट्टा में 2, ठीक है, 4 गुने 2 बट्टा में 2, 4 गुने 2 बट्टा 2, यानी ये हो जाएगा आपको कितना, तो 4 घंटा। और टंकी का आयतन क्या होगा, तो टंकी का आयतन होगा 50 गुने 4, यानी कितना, तो 200। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना, तो 200 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहता सेल के दौरान 1500 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 5% और 12% की 2 क्रमिक छूट पर वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 1500, तो वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा 5% छूट यानी 95%, फिर 12% छूट यानी 88, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और ये इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 1254, सी ऑप्शन। देखिए कहता ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी। कहता ई एफ जी एच क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी एफ के मध्य बिंदु हैं। तो देखिए ए बी बी इस तरह से, यहाँ पे है ई, यहाँ पे है एफ, यहाँ पे है जी, यहाँ पे है एच, और इसको यदि आप मिला दें, ठीक है, तो कहता चतुर्भुज ई एफ जी एच का अनिवार्यतः क्या है। तो यहाँ पे देखिए, तो किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बना चतुर्भुज हमेशा एक समांतर चतुर्भुज होता है। किसी भी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बना चतुर्भुज हमेशा एक समांतर यानी पैरेलल, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, पैरेललोग्राम। ऑप्शन नंबर ए। यदि एक बटन का माध्य इतना है, माध्य का इतना है, तो बहुलक, तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्य का -2 गुने माध्य, -2 गुने माध्य, यानी ये हो जाएगा 33 - 17.46, यानी 15.54। ऑप्शन नंबर बी। कहता कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है ax² + bx + c = 0। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आप बी देखिए, चूँकि ये √x जो है रूट में है,
इसीलिए बी जो है यहाँ पे एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।